हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर को हम हिंदी में रेशा कहते हैं और फैब्रिक को कपड़ा। फाइबर से कपड़ा कैसे बनाते हैं ये हम इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जानवरों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में अगर कोई कपड़ा फट जाता है, जैसे कोई पैंट हो गया, शर्ट हो गया, शर्ट से कोई बटन निकल गया, माँ उसे सुई धागे से सिल देती है। धागे का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे किसी सॉलिड सरफेस पे रख के नाखून से खुरचिए। आप देखेंगे कि धागा पतली पतली सी चीज़ में बट जाएगा। वो जो पतली पतली सी चीज़ है उसे स्ट्रैंड्स कहते हैं, उसे ही हम फाइबर कहते हैं। उस फाइबर को संसाधित करके, उस फाइबर को प्रोसेस करके फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानवरों से प्राप्त होने वाले फाइबर्स और उनसे कैसे उन्हें संसाधित करके कैसे कपड़ा बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece in bracket hair of sheep or yak. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yields fibers? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into saris? In this chapter, we shall try to find answers to these questions. आप क्लास 6 में पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ऊन और रेशम हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। वूल को हिंदी में हम ऊन कहते हैं, सिल्क को हिंदी में हम रेशम कहते हैं। ऊन हमें भेड़ के बाल से मिलते हैं। सिल्क का जो रेशा है, सिल्क के रेशे हमें सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। क्या आपको पता है कि भेड़ के शरीर के कौन से भाग से हमें फाइबर मिलता है? क्या आपको पता है कि फाइबर को किस तरीके से, रेशों को किस तरीके से ऊन के धागे बनाए जाते हैं जो कि मार्केट में हमें मिलता है और जिन्हें हम मार्केट से खरीद करके उनका हम स्वेटर बुनते हैं? क्या आपको आइडिया है कि हमें रेशम के रेशे से हम कैसे रेशम बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं और उन्हें साड़ी में और रेशम के रेशों से हम साड़ी बुनते हैं, रेशम के धागों से। इस चैप्टर में हम एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क के बारे में हम जानेंगे। वूल। वूल को हिंदी में हम ऊन कहते हैं। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ऊन हमें भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जानवरों से प्राप्त होते हैं। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये ऊन देने वाले जानवरों के शरीर के ऊपर मोटे बाल के परत होते हैं, उनके ऊपर बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि इन जानवरों के शरीर के ऊपर मोटे बाल के परत क्यों होते हैं? हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm.
wool is derived from these fibers. ऊन प्रदान करने वाले जानवरों के ऊपर मोटे बाल के परत इसलिए होते हैं, ये कुदरती होते हैं, ये इन्हें जाड़ों से इनका बचाव करते हैं, क्योंकि ये मोटे बाल के जो परत होते हैं ये अपने अंदर हवा को छुपा लेते हैं। हवा एक बाउंड्री वॉल का काम करता है, जिसमें कि शरीर के जो जानवर है उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बाहर, शरीर की गर्मी उनसे, शरीर का टेम्परेचर लो नहीं होता है, वो शरीर की गर्मी बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जिसके कारण उन्हें जाड़ों में गर्म रखने में ये जो उनके शरीर के ऊपर जो बाल के परत होते हैं मदद करते हैं। और ऊन हमें इन्हीं बालों से प्राप्त होते हैं। इन जानवरों के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं इन्हीं बालों से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। एक्टिविटी 3.1 फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप अपने शरीर के बाल को आप अनुभव कीजिए। आपके शरीर में अलग अलग, आपके शरीर के अलग अलग पार्ट में जो बाल हैं आप उनको अनुभव कीजिए। आपके सिर में बाल हैं, आपके आर्म्स के बाल को आप अनुभव कीजिए, आप अपने बॉडी के बाल को आप अनुभव कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई अंतर दिखाई देता है? हाँ, आपको कुछ अंतर दिखाई देगा। आपको कहीं के बाल मुलायम लगेंगे, कहीं के बाल सॉफ्ट लगेंगे, कहीं के बाल लंबे लगेंगे, कहीं के बाल थोड़े मोटे लगेंगे। इस तरह का डिफरेंस आपको दिखेगा। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन से बाल मोटे हैं और कौन से बाल मुलायम हैं? आप ये अपने शरीर के अलग अलग अंगों के बाल को छू करके आप अनुभव कीजिए। Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्लीस क्या होता है। जब भेड़ों से हम ऊन निकालते हैं, ऊन के फाइबर्स निकालते हैं, तो जो शेफर्ड होते हैं उनको, उनके शरीर के बाल को उनके चमड़े के सबसे ऊपर के परत के साथ पूरा का पूरा कंटिन्यूअस निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लीस। तो उनके फ्लीस के ऊपर जिस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के बाल हैं, ठीक उसी तरह से उनके फ्लीस के ऊपर भी बालों के अलग अलग प्रकार हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के बालों से मिल करके उनका फ्लीस बनता है, या फिर उनका जो बाल है वो बनता है। द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब इनके शरीर पे दो तरह के बाल पाए जाते हैं। एक कोर्स बियर्ड हेयर, इनके शरीर के ऊपर जो बाल उगते हैं, जैसे ये इधर मैं आपको बना के दिखा दूं, ये है ये जैसे आप मान लीजिए कि ये भेड़ का स्किन है और उसके ऊपर बाल है। तो क्लोज अंडर हेयर मतलब स्किन के क्लोज में, सॉफ्ट अंडर हेयर यहाँ स्किन के पास में, और कोर्स बियर्ड हेयर ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है ये होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपको सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि स्किन के पास में होता है। और ये पास वाला, स्किन के पास वाला जो सॉफ्ट अंडर हेयर है, इसे ऊन के फाइबर्स यहाँ से प्राप्त होते हैं जिनसे ऊन बनता है। द फाइन
हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो मुलायम बाल हैं उनके शरीर से जो प्राप्त होते हैं उनसे ऊन बनाए जाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेजेस ओनली फाइन अंडर हेयर, where parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents for obtaining special characteristics in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. कुछ ऐसे भेड़ आपको कुछ भेड़ों के कुछ ऐसे नस्ल हैं जिनमें केवल मुलायम बाल होते हैं, मुलायम बालों की संख्या ज़्यादा होती है, उनके शरीर के ऊपर उनके स्किन पे कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होते हैं, और इस तरह के भेड़ सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में उस तरह के पेरेंट भेड़ों को चुना जाता है जो कि अच्छे नस्ल के हों और जिनसे कि अच्छे नस्ल के भेड़ प्राप्त किए जा सकें, जिनसे कि अच्छे क्वालिटी के ऊन के फाइबर्स प्राप्त किए जा सकें। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ऊन प्रदान करने वाले जानवर। Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. हालांकि आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाएंगे अलग अलग नस्ल के भेड़ आप पाएंगे, लेकिन भेड़ ही एक ऐसा सोर्स नहीं है जिनसे हमें ऊन के फाइबर्स मिलते हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is. शीप वूल, सबसे ज़्यादा मार्केट में जो ऊन मिलते हैं आपको, जिनका हम स्वेटर बुनते हैं, वो आपको शीप से प्राप्त किए हुए ऊल होते हैं। Yak is the common in तिब्बत एंड लद्दाख। याक से भी हमें ऊन के फाइबर्स मिलते हैं, पर याक से वूल हमें तिब्बत और लद्दाख में मिलते हैं, क्योंकि ये जानवर वहीं पे सरवाइव करते हैं, वहीं पे रहते हैं। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में ये अंगोरा गोट्स पाए जाते हैं और उनसे भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। इट इज वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। काश्मीरी गोट बकरियों से भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है, और काश्मीरी गोट एक उदाहरण है जिनका अंडर फर मतलब नीचे का जो स्किन के पास का जो बाल है वो काफ़ी मुलायम होता है, और इनसे पाशमीना शॉल्स बनाया जाता है। ये पाशमीना शॉल्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी का शॉल होता है और ये काफ़ी पॉपुलर होता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ऊँट के बाल से भी ऊन प्राप्त होता है हमें। लामा और अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जानवर हैं, इनसे भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आप उन जानवरों के पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए जिनके बाल को ऊन बनाने के काम में लाया जाता है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। आप इनके पिक्चर्स को स्क्रैप बुक में लगाइए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक।
अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलते हैं तो इस बुक में से आप पिक्चर्स को ड्रॉ कीजिए. फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री. आप भेड़, बकरी, ऊंट और याक को अपने लोकल लैंग्वेज में जिस नाम से पुकारते हुए उन नामों का पता कीजिए, और देश के दूसरे पार्ट में जो दूसरे भाषाएं हैं, दूसरे अन्य भाषाओं में इन्हें जिन नामों से पुकारा जाता है उन्हें भी पता लगाइए. प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. भारत का और विश्व का मानचित्र लीजिए. फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल. आप मानचित्र के ऊपर उन जगहों को मार्क कीजिए जहाँ पे ऊन प्रदान करने वाले जानवर पाए जाते हैं. यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. आप अलग अलग प्रकार के कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन को डिनोट करने के लिए. अलग अलग प्रकार के ऊन के जानवर, अलग अलग प्रकार के ऊन प्रदान करने वाले जानवरों को डिनोट करने के लिए. फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशे से वूल, रेशे से ऊन. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. ऊन की प्राप्ति के लिए भेड़ों को पाला जाता है. उनके बालों को काटा जाता है और उनका प्रोसेस करके ऊन बनाया जाता है. उन्हें उनके बालों को काट करके उन्हें संसाधित करके उससे फिर ऊन बनाया जाता है. अब इस प्रोसेस को चलिए हम पढ़ते हैं. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग का मतलब होता है भेड़ों का पालन पोषण और ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स taking their herds of sheep for grazing. आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में आप पाएंगे कि भेड़ों को पालने वाले शेफर्ड्स वे भेड़ों को झुंड को लेके जाते हैं उन्हें चराने के लिए. शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स. भेड़ हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब ये शाकाहारी खाना खाते हैं, ये मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं और इसलिए इन्हें घास और पत्तियां ज़्यादा पसंद है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds in the bracket लिखा हुआ है, and minerals. अब भेड़ों को जो भेड़ पालने वाले हैं, रियरर्स, हम जो भेड़ पालने वाले होते हैं उन्हें, जो भेड़ों का पालन पोषण करते हैं उन्हें रियरर्स कहते हैं. वे इन्हें घास पत्तियों के अलावा दाल, मक्का, जोवर और खली का मिक्सचर दाल, मक्का, जोवर, खली और मिनरल्स, खनिजों के मिक्सचर को भी ये खाने के भोजन के रूप में देते हैं. ऑयल केक्स को हम हिंदी में खली कहते हैं. ये ऑयल सीड से प्राप्त होता है.
ऑयल सीड से जब तेल निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ जो सॉलिड पार्ट है, उसे ऑयल केक्स कहते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। जाड़े के मौसम में भेड़ों को अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा दिया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। ऊन की प्राप्ति के लिए हमारे देश के कई भागों में भेड़ों को पाला जाता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। टेबल 3.1 में आपको भेड़ों के कुछ नस्लों के बारे में बताया जाता है जो कि हमारे देश में पाए जाते हैं और जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है। फॉर द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। अब जिस तरह का जिस क्वालिटी का रेशा भी मिलता है और जिस तरह का बनावट है वो भी इसमें टेबल में दिया हुआ है। हाँ, नेम ऑफ द ब्रीड यहाँ पे दिया हुआ है, क्वालिटी ऑफ वूल यहाँ पे दिया हुआ है और जिन स्टेट्स में ये पाए जाते हैं। लोही पहला है, नेम ऑफ द ब्रीड पहला लोही, ये इस नस्ल का भेड़ है, ये एक भेड़ का नस्ल है, तो ये अच्छे क्वालिटी का वूल देता है, गुड क्वालिटी वूल। ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। उसके बाद रामपुर बुशैर, इससे ब्राउन फ्लीस प्राप्त होता है और ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाली, इससे कारपेट वूल मिलता है और ये राजस्थान और हरियाणा, पंजाब में पाया जाता है। बखरवाल, ये वुलन शॉल्स के लिए इनसे ऊन की प्राप्ति होती है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। मारवाड़ी, इससे कोर्स वूल मतलब मोटा ऊन प्राप्त होता है, ये गुजरात में पाया जाता है। पठानवाड़ी, ये होशियरी के लिए, ये गुजरात में पाया जाता है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity. भेड़ों के कुछ ऐसे नस्ल होते हैं जिनके ऊपर अच्छे क्वालिटी के ही फाइबर्स के मोटे परत के बाल होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, जैसा कि with one parent being a sheep of good breed। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरह के भेड़ों को प्राप्त करने के लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराया जाता है, जिसमें कि कम से कम एक पेरेंट शीप अच्छे क्वालिटी का लिया जाता है, अच्छे नस्ल का चुना जाता है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool। एक बार जिस भेड़ को आप पाले हैं, जिन भेड़ों को आपने पाला है, उन भेड़ों के ऊपर जब बाल का मोटा परत आ जाता है तो फिर उन्हें छील के निकाल दिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब ये स्टेप बाय स्टेप जिसमें कि रेशों से ऊन का जो सूता बनाते हैं उसका प्रोसेस यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। द वूल विच इज यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। जिस ऊन को हम स्वेटर बुनने के लिए या फिर शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद वो तैयार होता है, जिसमें ये सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन is removed from its body. This process is called shearing. Machines similar to those
used by barbers are used to shave off hair. पहला स्टेप में जो भेड़ पहले मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फ्लीस का मतलब। तो भेड़ का जो बाल होता है ये पूरा एक साथ कंटिन्यूअस, उसका जो स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको छीलने से उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि भेड़ के स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है वो डेड होता है, और उस स्किन के साथ पूरा कंटिन्यूअस पूरा वो फ्लीस, वो पूरा बाल उसको निकाल लिया जाता है। और जो निकालने के लिए मशीन यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह का मशीन यूज़ करते हैं जो नाई अपने दुकानों में बाल शेव करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर सामान्यतः बाल को गर्मी शुरू होने से पहले निकाला जाता है। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। Woolen fibers are then processed to obtain wool yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? Also the hair of sheep grow again just as your hair does. ये ठीक आपके जो दाढ़ी के बाल होते हैं, आपके जो सिर के बाल होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से आपके पिताजी दाढ़ी के बाल को निकाल लेते हैं और वो फिर उसके अगले दिन आ जाता है वापस। और छीलने में, दाढ़ी बनाने में किसी भी तरह का दर्द भी हमें महसूस नहीं होता है। हालांकि भेड़ों के ऊपर से जो फ्लीस निकाला जाता है तो उनके स्किन के सबसे ऊपर के लेयर के साथ निकाल लिया जाता है, और उसके जो सेल्स होते हैं, अपर मोस्ट लेयर का जो स्किन होता है वो डेड होता है। और जिस तरह से हमारे शरीर के बाल तुरंत शेव करने के बाद निकल के आ जाते हैं, ठीक उसी तरह से भेड़ों के भी बाल जाड़ा शुरू होने से पहले वो निकल के आ जाता है। अब स्टेप 2 है द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays scouring is done by machines. फिगर 3.8 में यहाँ स्काउरिंग का प्रोसेस दिया हुआ, यहाँ स्काउरिंग यहाँ पे है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि पहले तो शेव करके भेड़ों के शरीर के ऊपर से फ्लीस को निकाल लेते हैं, और फ्लीस में वो सारा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ उसके वूल फाइबर्स होते हैं, और उसमें काफ़ी सारा डर्ट होता है, डस्ट होता है, ग्रीस होता है। उनको निकालने के लिए पहले उन्हें अच्छे तरीके से धोया जाता है। इसे स्काउरिंग कहा जाता है। इसे अच्छे तरीके से धोने के लिए साबुन और डिटर्जेंट का भी यूज़ किया जाता है। आज के समय में स्काउरिंग मशीन्स में किया जाता है। स्टेप 3 आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अब उसके बाद धोने के बाद जब उनके बाल, उनके जो फाइबर्स हैं, वुलन फाइबर्स जब साफ हो जाता है तो उसके बाद शॉर्टिंग की जाती है, क्योंकि उनके फ्लीस के ऊपर ही एक जगह पे मोटे बाल हैं, एक जगह पे पतले बाल हैं, एक जगह पे छोटे बाल हैं, एक जगह पे लंबे बाल हैं। तो इनके टेक्सचर के हिसाब से, जैसे कि मोटे बाल एक साथ कर दिए, पतले मुलायम बाल एक साथ कर दिए, छोटे बाल एक साथ कर दिए, लंबे बाल एक साथ कर दिए, तो इस तरह से बालों का शॉर्टिंग किया जाता है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स
are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब इसमें से एक मुलायम सा चीज होता है और गद्देदार होता है, उसको बर्स कहते हैं, छोटे छोटे। तो इन बर्स को पहले निकाला जाता है और ये बर्स हमारे स्वेटर्स पे कभी कभी दिखते हैं। तो इन बर्स को निकालने के बाद उन्हें फिर से धोया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें सुखाया जाता है और उसके बाद ये धागे बनाने के लिए ये रेडी हो जाते हैं। Step 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown or white. स्टेप 5 में इन्हें अलग अलग रंगों में इन्हें डाई किया जाता है। ज़्यादातर वाइट कलर का जो फाइबर होता है उन्हें अलग अलग कलर में रंगा जाता है। हालांकि इसमें ब्लैक, ब्राउन और वाइट ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। भेड़ के बाल, भेड़ और बकरियों के बाल। स्टेप 6. The fibers are straightened, combed and rolled into yarn. उसके बाद धागों को सीधा किया जाता है, फाइबर्स को सीधा किया जाता है, उनको कॉम्बिंग किया जाता है। कॉम्बिंग जो है, कॉम्बिंग मेटल ब्लेड्स वाला कंघी यूज़ करते हैं। सॉरी, मेटल ब्लेड्स नहीं, मेटल के ब्रिसल्स होते हैं उसके ऊपर, तो वो कॉम्ब यूज़ किया जाता है और उनसे इनको सीधा किया जाता है। और उसके बाद उनको रोल करके उनको फिर यार्न बनाया जाता है। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, जो लंबे लंबे रेसे होते हैं, उनसे स्वेटर्स बनाया जाता है और जो छोटे छोटे धागे होते हैं उनका ऊनी कपड़े उनसे बुने जाते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड मतलब कि काम के दौरान जब आप कोई काम कर रहे हैं, जो आपका ऑक्यूपेशन है, जो आपका आमदनी का जो जरिया है, उसके लिए जो आप ड्यूटी करते हैं, उस ड्यूटी में जो उस काम को करने में, उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो आप काम करते हैं, उस काम में जो हानि है, जो उस काम को करने से अगर कोई बीमारी का होने का जो संभावना है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country, but sorters' job is risky as sometimes they may get infected by a bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called sorters disease. Such risks faced by workers in any industry are called occupational हैजर्ड। ऊन के कारखानों में कमाने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इन कारखानों से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं हमारे कंट्री में। तो इनमें जो सॉर्टर्स का जो जॉब होता है, मतलब जो धोने के बाद, स्काउरिंग के बाद जो सॉर्टिंग का काम करते हैं,
उनका जॉब काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि चांसेस होता है कि एक एंथ्रेक्स बैक्टीरिया अगर उससे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो फिर उन्हें काफ़ी एक खतरनाक बीमारी जो ब्लड से रिलेटेड है, जिसे हम सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं, वो हो सकता है और उस बीमारी से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह का जो रिस्क है इसे हम ऑक्यूपेशनल हेजर्ड्स कहते हैं। बूझो इज वॉन्डरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर ए हेयर कट। बूझो सोच रहा है कि जब कोई बाल को खींचता है तो क्यों दर्द होता है, लेकिन जब कोई बाल को काटता है तो दर्द नहीं होता है। जब बाल कटवाने के लिए बूझो जाता है तो उसे दर्द नहीं होता है, लेकिन जब बाल को कोई खींचता है तो दर्द होता है। एक्टिविटी 3.4 डिबेट अमॉन्गस्ट योर क्लासमेट्स whether it is here on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. Activity 3.4 debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. आप अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ डिबेट कीजिए कि क्या ये मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला ये काम, जिसमें कि मनुष्य भेड़ों को पालते हैं, उनके बाल को उनके शरीर से निकाल करके और उनसे जो ऊन की प्राप्ति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्या ये सही है या गलत है, ये आप अपने क्लास में डिबेट कीजिए। हालांकि अभी तक जो पढ़ा है आपने तो इसमें काफ़ी सारा पॉइंट्स डिबेट के लिए मिल चुका होगा। 3.2 सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, सिल्क वॉर्म्स स्पिन एंड स्पिन द सिल्क फाइबर्स। The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. सिल्क को हम हिंदी में रेशम कहते हैं। सिल्क के रेशों को भी हम एनिमल फाइबर्स कहते हैं। सिल्क वॉर्म्स सिल्क के फाइबर्स बनाते हैं। सिल्क वॉर्म्स को पालना और उनसे रेशम को प्राप्त करना हम सेरिकल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। आप अपनी माँ से या फिर आंटी से या फिर अपनी दादी से पूछिए कि किस तरह का सिल्क की साड़ी उनके पास है। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और आप पूछ करके आप उनके जो प्रकार हैं उनका आप लिस्ट बनाइए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। अब इससे पहले कि हम सिल्क कैसे संसाधित करते हैं ये जाने, ये हमें जानना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये काफ़ी मनोरंजक होगा जानना। सिल्क मॉथ का जो लाइफ हिस्ट्री है ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो पहले अंडे देती है, अंडे से लार्वा निकलता है। लार्वा को हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स भी कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब वो अपने साइज में बड़े होने के बाद वो अपने नेक्स्ट स्टेज प्यूपा में जाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। इट फर्स्ट weaves a net to hold itself. अब प्यूपा के स्टेज में जाने से पहले
प्यूपा को सुरक्षित करने के लिए वो एक तरह का जाल बनाता है, सिल्क वॉर्म। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During the movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber. सिल्क वॉर्म के सिर में प्रोटीन का लिक्विड होता है। तो पहले ये जाल बनाता है और उसके बाद अपने सिर को 8 के साइज़ में वो साइड टू साइड घुमाता है वो, और उसमें वो लिक्विड जो है वो निकलते रहता है और सिल्क का फाइबर तैयार होता है। और हवा में एक्सपोजर के बाद वो फिर ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद सूख जाता है। ये जो सिल्क वॉर्म साइड टू साइड अपने सिर को हिलाते हुए जो छोड़ता है वो प्रोटीन से बना होता है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। जैसे ही वो अपने आप को सिल्क फाइबर में कवर कर लेता है कैटरपिलर, उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। अपने आप को ढकने के लिए जो पूरा जो तामझाम करता है, दैट इज कॉल्ड कोकून। पूरा कवर करके जो उसका जो बॉडी प्यूपा तैयार होने से पहले जो उसका जो पूपा जो पूरा जो कवरिंग करके जो बॉडी तैयार कर लेता है, दैट इज कॉल्ड कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। उसके बाद प्यूपा से सिल्क मॉथ में उसका डेवलपमेंट उसका कोकून के अंदर में चलते रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क के जो रेशे होते हैं सिल्क के कपड़े बनाने में काम में आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कॉम्पेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मुलायम जो सिल्क के जो धागे होते हैं वो स्टील के धागों जैसे मजबूत होते हैं, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क के जो धागे होते हैं वो हमें सिल्क मॉथ के कोकून से मिलते हैं। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ्स which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture. अलग अलग वैरायटी के सिल्क मॉथ होते हैं और वो अलग दिखते हैं और वो अलग अलग प्रकार के सिल्क के धागे देते हैं। और ये जो इनका अलग अलग प्रकार होता है वो इनका टेक्सचर जैसे कि कुछ मोटे होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं, कुछ चमकदार होते हैं। yarn they yield is different in texture in bracket coarse, smooth, shining, etc. Thus tassar silk, moga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. तो ये अलग अलग प्रकार के सिन हैं, टसार, मोगा, कोसा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो सिल्क मॉथ होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कोकुन्स तैयार करते हैं और इनसे ये अलग अलग प्रकार के सिल्क मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सिल्क होता है, सिल्क मॉथ होता है, वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है जो मलबरी के पत्तों को खा करके जीता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक
and can be dyed in beautiful colors. मलबरी सिल्क मॉथ से जो हमें सिल्क के जो फाइबर प्राप्त होते हैं वो मुलायम होते हैं, लस्ट्रस मतलब चमकदार होते हैं, और इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, और इन्हें अलग अलग कलर्स में इन्हें रंगा जा सकता है. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. ये बहुत पुराना धंधा है हमारे इंडिया में. सेरीकल्चर का जो ये ऑक्यूपेशन है ये हमारे इंडिया में बहुत पुराना है. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल. कॉमर्शियल बेसिस पे ये ढेर सारा सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया. एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर्स शॉप अमॉन्ग द heap of waste cut pieces. Take help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tassar silk, eri silk, moga silk etc. आप किसी दर्जी की दुकान में जाइए, वहाँ उनके दुकान में आप कहीं पे साइड में आप पाएंगे कि वहाँ छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े होंगे. आप उनसे पूछ करके सिल्क के कपड़े के टुकड़े को चुन के लाइए, और आप अलग अलग प्रकार के सिल्क के टुकड़े आप अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए. आप अपनी माँ से, आप अपने आंटी से, आप अपने टीचर से, आप सिल्क के जो अलग अलग प्रकार हैं उन्हें पहचानने में आप उनका मदद लीजिए. जैसे कि मलबरी सिल्क कौन सा है, टसार सिल्क कौन सा है, एरी सिल्क कौन सा है, मोगा सिल्क कौन सा है. तो ये आप अलग अलग प्रकार के जो सिल्क हैं उनको पहचानने के लिए आप अपने मदर, अपनी माँ का, अपनी आंटी का, अपने टीचर का आप मदद लीजिए. कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स. ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क. आपने अलग अलग प्रकार के सिल्क को आप जो कलेक्ट किए होंगे उसमें कुछ आर्टिफिशियल सिल्क भी होंगे. आप उनसे नेचुरल सिल्क के फाइबर्स को आप कंपेयर कीजिए. आप उनके बनावट को चेक कीजिए. जो आर्टिफिशियल सिल्क हैं उनके बनावट को चेक कीजिए और उसका कंपेयर नेचुरल सिल्क के साथ कीजिए. और अलग अलग प्रकार के जो सिल्क मॉथ होते हैं आप उनका भी फ़ोटो लेने का प्रयास कीजिए, जो कि हमें अलग अलग प्रकार के सिल्क प्रोवाइड करते हैं. एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड. बर्न these threads carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. देखिए, आप आर्टिफिशियल सिल्क ले लीजिए, आर्टिफिशियल सिल्क का धागा ले लीजिए और प्योर सिल्क का धागा ले लीजिए. आप दोनों को जलाइए. दोनों को अगर आप जलाएंगे तो जो आर्टिफिशियल सिल्क का धागा है उससे पेपर के जलने से जो स्मेल आता है वो स्मेल आएगा. जो प्योर सिल्क का धागा है, जो बाल के जलने से जो स्मेल आता है वो स्मेल आएगा. और वही चीज़ जब ऊन को जलाएंगे तो भी होगा. जो नेचुरल ऊन होगा, जो प्योर ऊन होगा, उसको अगर आप जलाएंगे तो बाल के जलने का जो स्मेल आता है वो आएगा. और अगर आर्टिफिशियल ऊन को अगर आप जलाएंगे तो जो पेपर के जलने से जो गंध आता है वो स्मेल आएगा. चलिए एक्टिविटी 3.7 करते हैं. फोटो कॉपी फिगर 3.9
cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on the pieces of cardboard or chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in correct sequence in a cyclic form. Whoever does it fastest wins. यहाँ पे ये आपका एक्टिविटी 3.9, सॉरी फिगर 3.9. ये एक्टिविटी कीजिए. यहाँ पे आपको सिल्क मॉथ का जो अलग अलग स्टेज है इसमें दिया हुआ है. पहले फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, ये मलबरी के पत्ते हैं, और इसको खा खा करके ये बड़ा होती है, और बड़ा होने के बाद ये सिल्क वॉर्म बनता है. सिल्क वॉर्म बनने के बाद ये पहले कोकून तैयार करता है ताकि इसमें प्यूपा डेवलप हो सके, और उसके बाद जब कोकून तैयार हो जाता है तो फिर इसमें सिल्क मॉथ डेवलप होता है. तो आप इस पिक्चर को आप फोटो कॉपी कीजिए और अलग अलग कार्डबोर्ड में इनको चिपकाइए और उसको जंबल कर दीजिए, और जंबल करने के बाद इनका जो सही साइकिल है इन राइट ऑर्डर आप इनको फिर रखिए. You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. सिल्क मॉथ का लाइफ हिस्ट्री को आप अपने खुद के शब्दों में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आप उसे आप स्क्रैप बुक में आप लिख सकते हैं. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. भारत में औरतें सिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कामों में, वो अलग अलग कामों में वो अपने रोजगार के लिए जुड़ी हुई हैं. These are the rearing of their These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. अब ये जो अलग अलग काम है उसमें सिल्क वॉर्म का पालन का काम होता है, पालन पोषण का काम होता है. उसके बाद कोकून से जो सिल्क के जो धागे निकालते हैं वो काम होता है. फिर उसके बाद सिल्क से जो सिल्क के धागों से जो कपड़े बनाते हैं वो काम होता है. तो ये सभी अलग अलग कामों में भारत के औरतें जो है इसमें इस काम में लगी हुई हैं. बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी. अब इससे हमारा जो कंट्री का जो अर्थव्यवस्था है इसमें भी बढ़ोतरी होती है. ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है. चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री. हालांकि चाइना जो है वो नंबर 1 सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन इंडिया का भी अच्छा रैंकिंग है सिल्क के प्रोडक्शन में. फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से रेशम तक. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क
moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. सिल्क को प्राप्त करने के लिए, रेशम को प्राप्त करने के लिए मॉथ्स को पाला जाता है, सिल्क मॉथ्स को पाला जाता है, उनसे कोकून्स तैयार किया जाता है और उसके बाद उनसे सिल्क के धागे प्राप्त किए जाते हैं. रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म्स का जो पालन पोषण है. A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. एक मादा सिल्क मॉथ कई सौ अंडे एक बार में देती हैं. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. अब ये जो अंडे हैं इन्हें कागज़ में डाल करके या कपड़े में डाल करके सावधानी से इन्हें कागज़ में या कपड़े में डाल करके इन्हें जो सिल्क वॉर्म के जो फार्मर्स हैं उन्हें दे दिया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है. द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जो सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं, वो इन अंडों को अच्छे, जिनमें कि ये सरवाइव कर सकें, जिनमें इनका जो लाइफ प्रोसेस आगे जा सके, वो उस वातावरण में, साफ़ सुथरा वातावरण में, साफ़ सफाई वाले वातावरण में और उनके हिसाब से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में उनको रखते हैं अंडों को. द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम एग्स. अब अंडों से लार्वे को निकालने के लिए एक उसके हिसाब से जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे उन्हें गर्म किया जाता है. दिस इज डन व्हेन द मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स. द लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज. जो कैटरपिलर्स होते हैं वो मलबरी के पत्ते दिन रात खाते रहते हैं और वो उनका साइज काफ़ी बड़ा होते चले जाता है. The larvae are kept in clean bamboo trays, also with freshly chopped mulberry leaves. बम्बू के ट्रे में लार्वे को, साफ बम्बू के ट्रेज में लार्वे को रख दिया जाता है और उसमें मलबरी के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों को काट करके उस ट्रे के ऊपर रख दिया जाता है. आफ्टर 25 to 30 days the caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoons. अब 20 से 25 दिन खाने के बाद कैटरपिलर्स एक छोटा सा चैम्बर बना हुआ रहता है, छोटा सा घर जैसा बना हुआ रहता है बैम्बू के अंदर में, वो वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे वो कोकुन्स तैयार करते हैं. स्मॉल रैक्स और twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spins the cocoon inside which develops the silk moth. छोटे छोटे टहनियों के टुकड़े रखे जा सकते हैं ट्रे के ऊपर, जिसमें कि कोकून जहाँ से कि अच्छे से अटैच हो सके, जिससे कि अटैच हो सके. और जो कैटरपिलर जो कोकून बनाता है उसी के अंदर में सिल्क मॉथ डेवलप होता है. प्रोसेसिंग सिल्क, उसके बाद सिल्क का जो संसाधन होता है. द पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स. कोकून का ढेर जब कोकून तैयार कर देता है, ये तीसरे स्टेज में होता है. तीसरे स्टेज में जब कोकून तैयार हो जाता है तो कोकून के ढेर को ले लिया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम. अब कोकून्स को या तो धूप में रख दिया जाता है, या तो गर्म किया जाता है, या फिर उसको स्टीम में
उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, मतलब धुआं के सामने उसको रख दिया जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट, और गर्मी से क्या होता है कि सिल्क फाइबर्स फिर निकल जाता है। पहली wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner. पहली जानना चाहती है कि क्या सूती के धागे और रेशम के धागे क्या एक ही तरीके से बुने जाते हैं। The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. अब उसके बाद गर्म पानी को यूज़ करके कोकून के धागों को अलग किया जाता है और उसके बाद कोकून से सिल्क के धागे निकाले जाते हैं और इस प्रोसेस को रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स फॉर फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। अब ये जो रीलिंग का प्रोसेस है ये खास तरह के मशीन्स होते हैं जो कि कोकून से रेशम के धागों को अनवाइंड करते हैं, उनसे छुड़ा करके निकालते हैं। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। सिल्क के जो रेशे होते हैं उसके बाद सिल्क के रेशों से सिल्क के धागे बना दिए जाते हैं और सिल्क के धागों को फिर सिल्क के कपड़े बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ये देख लेते हैं लास्ट, ये रह गया डिस्कवरी ऑफ सिल्क। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड Chinese legend. The Empress Si Lung Chi was asked by the Emperor Huang Ti to find the cause of the damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. The Empress found white worms eating up mulberry leaves. She also noticed that they were spinning shiny cocoons around them. Accidentally, a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon. Silk industry began in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years. Later on, traders and travelers introduced silk to other countries. The route they traveled is still called the Silk Route. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिल्क की डिस्कवरी के बारे में। सिल्क कब आया था पहले, इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि चाइना के राजा ने अपने रानी को चेक करने के लिए कहा कि मलबरी के पेड़ जो डैमेज हो रहे हैं उसका क्या कारण है, वो पता करने के लिए कहा। तो जब रानी देखने के लिए गई तो देखी कि काफ़ी उजले कीड़े जो हैं वो मलबरी के पत्तों को खा रही हैं और उन्होंने नोटिस किया है कि कुछ कीड़े कोकुन्स बना रहे हैं। उसमें से एक कोकुन गलती से उनके चाय के कप में गिर गया और उसमें से सिल्क का फाइबर अलग हो गया, सुंदर सा सिल्क का फाइबर अलग हो गया। तो ये वहाँ से पहले सिल्क निकला और फिर चाइना ने कई सौ साल तक इस चीज़ को दबा करके रखा। फिर चाइना के जो ट्रेडर्स हैं ट्रेडर्स और चाइना के जो ट्रैवल करने वाले हैं जो थे, उन लोगों ने इस चीज़ को बाहर में डिस्क्लोज़ किया। सिल्क रूट आज भी है और जिस रास्ते से सिल्क के ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे उसे सिल्क रूट कहा जाता है। अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग। चैप्टर ख़त्म हो गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।